हेलो। आज हम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड सिमेट्री समझते हैं। इसकी एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अगर कोई सिंगल पॉइंट है उससे सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। देखते हैं, एक पॉइंट से हम कई सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। रीजन दिया है, इफ वी मार्क ए पॉइंट ओ ऑन द सरफेस ऑफ ए पेपर। अगर हम पेपर पे एक पॉइंट ओ बना लेते हैं यूजिंग पेंसिल और स्केल, वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ए। पेंसिल और स्केल की मदद से हम इनफिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओ पॉइंट से पास करा सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, दो फिक्स पॉइंट हैं, उनसे इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करा सकते हैं, गुजार सकते हैं, नहीं गुजार सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे मान लो एक पॉइंट पी और एक पॉइंट क्यू है, तो पी और क्यू से सिर्फ एक लाइन पास होगी। रीजन दिया है, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच पासिंग थ्रू पी एंड क्यू। पी और क्यू से सिर्फ एक लाइन पास होगी। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब इनफिनाइटली, और वी कैन से कोई फिक्स नहीं हो, इतना लंबा हम उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम बता रहे हैं कैसे ये चीज़। जैसे मान लो कोई एक ये लाइन है, अब ये दोनों पॉइंट क्या हैं, इसके फिक्स हैं, इसे बोलें टर्मिनेटेड लाइन। एक ऐसी लाइन जिसकी लेंथ फिक्स हो, तो हम ये दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब कोई फिक्स नहीं है, उतनी लेंथ हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ बताई जा रही थी इस स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। इसका रीज़न है, postulates 2 says that a terminated line can be produced indefinitely। तो ये postulate 2 भी ये कहता है। ये postulates क्या होते हैं, ये ज्योमेट्री के कुछ अजम्पशन होते हैं जिसको नाम दिया postulate। ज्योमेट्री में कुछ अजम्पशंस हैं, उनको नाम है postulates, उसको बोलते हैं postulates। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल। अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। तो ये वाली बात भी सही है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। रीजन क्या है, टू सर्कल्स आर इक्वल इफ दे कोइंसाइड ईच अदर। देखो, दो सर्कल इक्वल तभी होंगे जब वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे, पूरी तरह ओवरलैप कर जाएंगे। यानी एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल पूरी तरह आ जाए, कोई छोटा या बड़ा ना हो, दोनों बराबर हो। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना। ऑल्सो देयर सेंटर्स एंड बाउंड्रीज आर कोइंसाइड। अब दोनों सर्कल इक्वल है और कोइंसाइड भी कर रहे हैं, तो उसके सेंटर और बाउंड्रीज वो भी कोइंसाइड करेगी, ओवरलैप करेगी। तो हम कह सकते हैं कि उसकी रेडियस क्या होगी, वो भी कोइंसाइड या इक्वल होगी। कोइंसाइड मतलब उसकी रेडियस भी दोनों सर्कल की एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, और कह सकते हैं कि दोनों की रेडियस इक्वल होगी। फिफ्थ स्टेटमेंट, इन फिगर 5.9, if AB equal to PQ and PQ equal to XY, then AB equal to XY। देखो, AB PQ के बराबर है और XY PQ के बराबर है, तो AB और XY भी बराबर होंगी। ये बात सही है, ट्रू है स्टेटमेंट ये। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। इसका मतलब क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल। देखो, ये और ये क्या है, ये थिंग्स हैं, एक्स ए बी और एक्स वाई, और ये सेम थिंग के इक्वल है, सेम थिंग आर इक्वल। देखो, सेम थिंग मतलब पी क्यू, ए भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई पी क्यू, ये पी क्यू क्या है, सेम थिंग। तो अगर कोई दो चीज़ें किसी सेम थिंग के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं एक दूसरे की, यानी ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स।
ये बाद वाला क्वेश्चन कोई यूजफुल नहीं है उतना, बस दिए गए टर्म्स को डेफिनेशन बतानी है। फर्स्ट पार्ट में पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन बतानी है। तो क्या होती है पैरेलल लाइंस? टू लाइंस आर पैरेलल इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। दो लाइंस पैरेलल तभी कहलाएंगी अगर उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा। जैसे इस इन दो पॉइंट पर डिस्टेंस इक्वल है, इन दो पॉइंट पर डिस्टेंस इक्वल है, इन दो पॉइंट पर डिस्टेंस, तो ये हर एक पॉइंट पर दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल कहलाती हैं। सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। दो लाइंस परपेंडिकुलर तब कहलाएंगी अगर वो इंटरसेक्ट 90 डिग्री पर करती हो। यानी जहाँ पे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस लाइन पी और क्यू का, और ये जो इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको लिख सकते हैं पी और क्यू दो लाइन है, और ये साइन क्या? परपेंडिकुलर साइन है, यानी उल्टा टी बना दो तो ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, पी परपेंडिकुलर क्यू। थर्ड पॉइंट, लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन एंड हैविंग ए डेफिनेट लेंथ। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का ही एक पार्ट है, एक अंश है जिसकी लेंथ डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। इसको लिखा जाता है, जैसे मान लो ए भी कोई लाइन सेगमेंट है और ये उसका सिंबल है, यानी क्या है? ए भी लाइन सेगमेंट है। अगर ऐसी ऐसी सिंबल बनाए तो ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ पार्ट में रेडियस ऑफ ए सर्कल की डेफिनेशन देनी है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से किसी पॉइंट की दूरी, अब ये पॉइंट कहाँ पर? किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी हो सकता है। तो एक पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पर है और सेंटर से उसकी दूरी रेडियस कहलाती है। इस फिगर में पी क्यू रेडियस है। फिफ्थ नंबर पे स्क्वायर देखो। ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब फोर, लेटरल का मतलब साइड, यानी फोर साइड वाला फिगर इन विच ऑल द फोर एंगल्स, जिसके सारे चार एंगल राइट एंगल्स हो, 90 डिग्री हो, एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, और चारों साइड कैसी हो? बराबर हो, तो स्क्वायर कहलाता है। यहाँ पे इस फिगर में पी क्यू आर इसका एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर्ड टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। तो पोस्टुलेट्स क्या होता है? अभी मैंने बताया था कि ज्योमेट्री में कुछ अजम्पशंस होते हैं, उनको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो ज्योमेट्री के ये अजम्पशंस हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। तो कोई एक थर्ड पॉइंट सी होगा और ये थर्ड पॉइंट सी ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ये बात एक ये हो गया अजम्पशन ज्योमेट्री का। सेकंड क्या है अजम्पशन? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। थ्री पॉइंट्स हैं और वो सेम लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये भी एक अजम्पशन है, ये भी एक पोस्टुलेट है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स दो अनडिफाइंड टर्म्स को बताते हैं? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? कंसिस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, यानी दोनों फिक्स हैं, क्या स्थिर हैं ये? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट से लिए गए हैं? एक्सप्लेन कर दो इस चीज को। तो देखते हैं सॉल्यूशन। यस, these postulates contain undefined terms such as point and line। तो इन दो postulates में कुछ undefined terms हैं, यानी ऐसे terms जिनको बताया नहीं गया है। वो terms क्या है? point और line। तो point और line के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है। Also these postulates are consistent, और ये postulates भी fix हैं, बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि ये दोनों postulates दो अलग अलग सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, यानी दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं। फर्स्ट postulates क्या कहता है? दैट गिवन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए गए ए और बी, देयर इज ए पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। तो एक थर्ड पॉइंट है सी, और ये ए और बी लाइन पर, ए और बी पॉइंट के बीच में लाई करता है। एक तो ये पॉसिबल हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? गिवन पॉइंट ए और बी, यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए और बी। अब कोई ए और बी पॉइंट है, हम एक थर्ड पॉइंट सी ले रहे हैं और वो ए और बी
लाइन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई नहीं करेगा, मतलब ए और बी वाली जो लाइन होगी उस पर सी नहीं होगा, सी आउटसाइड होगा ए और बी के। फिर नो दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, ये दोनों पोस्टुलेट्स यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। हाउ एवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियम, और ये दोनों किसको फॉलो करते हैं, एक्सियम को फॉलो करते हैं। और वो एक्सियम कौन सी है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, कोई दो फिक्स पॉइंट हैं, तो दोनों फिक्स पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होगी, इस एक्सियम को तो फिर फॉलो करते हैं कि भाई दो फिक्स पॉइंट हैं ए और बी, और दोनों फिक्स पॉइंट से एक लाइन पास होती है, ये तो एक्सियम हो गया। अब हो सकता है थर्ड पॉइंट इस लाइन पर लाई करे, या थर्ड पॉइंट जो है वो लाइन के आउटसाइड लाई करे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर कोई पॉइंट सी ए और बी पॉइंट के बीच में लाई करता है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाई ड्राइंग द फिगर। ये फिगर बना लिया हमने, ए और बी दो पॉइंट है और ये सी पॉइंट हमारा बीचों बीच में ए और बी के। हमें ये प्रूव करना है कि जो ए सी है वो ए बी के हाफ है। तो हमें क्या दे रखा है कि ए सी बी सी के इक्वल है, नहीं जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, जो ए बी है, जो ए बी लाइन है वो ए सी और बी सी से मिलके बनी है, ए सी प्लस बी सी, भाई ए सी और बी सी को जोड़ दें तो पूरी लाइन ए बी हो जाती है, तो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। अब बी सी की जगह हम ए सी लिख देंगे, क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं। अब ए सी प्लस ए सी टू ए सी होता है, इक्वल टू ए बी। अब ये जो टू मल्टीप्लाई में था वो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड, हमने साबित कर दिया ये। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो लाइन सेगमेंट ए बी थी उसका मिड पॉइंट सी था। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसका सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द गिवन लाइन ए बी इज हैविंग टू मिड पॉइंट सी एंड डी, मान लेते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट की दो मिड पॉइंट हैं सी और डी, तो इसको लिख सकते हैं कि ए सी ए बी का हाफ होगी, ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी, तो ए सी जो है वो ए बी का हाफ है। अब देखो डी भी मिड पॉइंट है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए डी भी ए बी का हाफ होगी, ए डी भी ए बी का हाफ होगी, भाई सी और डी हमने दो मिड पॉइंट्स मान लिए हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, हम वन को टू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो ए डी माइनस ए सी। देखो एल एच एस पार्ट को एल एच एस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आर एच एस पार्ट को आर एच एस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ए डी माइनस ए सी और हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी। अब ए डी में से ए सी को माइनस कर दिया है और हाफ ए बी में हाफ ए बी माइनस किया तो जीरो हो गया ये तो। अब ए डी में से ए सी माइनस किया, देखो ए डी इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी है, इसमें से हमने ए सी माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस हटा दिया है, भाई इतना पूरे में से ए डी में से मैंने ए सी माइनस कर दिया तो कितना बचा, सी डी बचा है, तो वही लिखा है ए डी माइनस ए सी इक्वल टू सी डी, और सी डी इक्वल टू जीरो, यानी जो सी डी डिस्टेंस है वो जीरो है। तो जो सी डी डिस्टेंस अब जीरो है इसका मतलब क्या है कि सी और डी एक दूसरे को ऊपर लाई कर रहे हैं, भाई सी और डी जो डिस्टेंस है वो जीरो है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो है नहीं, मतलब सी और डी की दूरी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है सी और डी एक दूसरे के ऊपर को इंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, तो कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10, इफ ए सी इक्वल टू बी डी, अगर ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है, ये रही बी डी, और जो ए सी है वो बी डी इक्वल है, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है इतने के, तो ए सी इक्वल टू बी डी तो हमें दिया है, गिवन है। तो अब ये ए सी बनी कैसे, देखो ए सी लाइन है ए बी प्लस बी सी,
ए बी और बी सी से मिलकर बनी है ए सी, तो ए बी प्लस बी सी लिख दिया। अब बी डी देखते हैं, तो बी डी जो लैंड सेगमेंट है ये बी सी और सी डी से मिलकर बनी है, बी सी प्लस सी डी लिख दिया है बी डी की जगह। अब क्या करेंगे, दोनों एल एच एस और आर एच एस में से हम बी सी माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स बी गेट। अगर हम बी सी माइनस कर दें दोनों साइड से, तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी, और हमें यही प्रूव करना था। Question number 7. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? जो axiom 5 है उसको universal truth क्यों माना गया है? तो पहले तो ये समझ लो axiom 5 है क्या। The whole is greater than the part. कोई पूरी चीज़ है और उसमें से एक पार्ट निकाल रहे हैं तो वो होल बड़ा होता है पार्ट से। Since this statement is true in all the situations, जैसा कि ये स्टेटमेंट हमेशा सत्य होगा हर एक स्थिति में, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ माना जाता है। इस बात को फिगर की मदद से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, तो इसे मान लो ये पूरा एक होल है, इसमें से हम एक पार्ट निकाल ले रहे हैं, तो पार्ट जो है वो स्मॉल होता है, भाई पार्ट जो है इसका एक भाग है, तो होल जो चीज़ होती है वो वो बड़ी मानी जाती है, वो ग्रेटर है पार्ट से। ठीक है, ये चीज़ समझ गए ना। Thank you for watching the video.